नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से 7 क्रेडिट कार्ड सिंस हैं जो आपको हर किसी सर्कमस्टांस में अवॉइड करने चाहिए। वो कौन से ऐसे 8 गुनाह हैं जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए कभी ना करें। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि एक ना एक चीज आपको, चाहे आप जितने मर्जी पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर हो, आपको वो नहीं पता होगी। ये मैं गारंटी के साथ बताता हूं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैं सही था या गलत था। तो दोस्तों, सिन नंबर 1, सबसे बेसिक एक गुनाह कि हम क्रेडिट कार्ड की अपनी डिटेल्स किसी को शेयर करें। किसी को शेयर करने का मतलब कि आपको टेलीकॉलर्स की कॉल्स आती हैं कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का ये ऑफर है या वैसे है ऐसे है। इसके लिए आपको अपना हमें क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड बताना होगा, जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। और हर एक बैंक हर एक क्रेडिट कार्ड यूज़र या फिर बैंक अकाउंट यूज़र को बताता है, चाहे आप कभी कहीं कॉल करें बैंक के कस्टमर केयर पे या फिर आप क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, तो आपको ये बैंक ज़रूर एजुकेट करता है, नेवर डिस्क्लोज योर सीवीवी और द कार्ड नंबर और योर एक्सपायरी डेट। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सिन है, एक गुनाह है जो कि कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स अभी भी करते हैं। मैंने खुद ही अपने एक नोन में सुना है कि जिसमें इनफैक्ट ओटीपी तक भी शेयर कर दिया गया था। काफ़ी फनी लगता है सुनने में, बट ये भी होता है आजकल। तो दोस्तों, हम अब सीधा चलते हैं सिन नंबर 2 पे, जो कि कहता है फेलिंग टू पे ऑन टाइम। क्रेडिट कार्ड कंपनीज या बैंक्स जो हैं, उन कस्टमर्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते जो पेमेंट अपनी डिले करते हैं। इसमें आपको वो लोग अलर्ट्स भी देते हैं ईमेल्स और एसएमएस के थ्रू, जो कि हम इग्नोर करते हैं और उसके बाद हमारी पेमेंट डिले हो जाती है, जिसपे हम लेट पेमेंट फी भरते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस भरते हैं और बैंक्स को प्रॉफिट ही प्रॉफिट देते हैं अपनी जेबें खाली करके। तो वो कभी भी मत करिए, क्योंकि इससे आपका खुद का क्रेडिट स्कोर तो कम होगा ही होगा। अगर आपको आने वाले टाइम में कभी आपको लोन चाहिए होगा या फिर नया क्रेडिट कार्ड इशू कराना होगा, तो ये चीज़ें आपकी ज़रूर देखी जाएंगी। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे करने के लिए याद ना रखना पड़े, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है कि आप अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एक्टिवेट करा लीजिए अपने बैंक को बोल के। वो बहुत ही एक सिंपलिस्टिक फॉर्म होता है, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर पे कॉल करके भी बोल सकते हैं कि मुझे अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एक्टिवेट कराना है। उसमें आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना होगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप मेरे बैंक अकाउंट से जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बनेगा वो आप डिडक्ट करा लीजिए। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस काफ़ी आसान तरीका है कभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस ना करने का। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं आप सीधा सिन नंबर 3 पे, जो कि कहता है पेइंग ओनली मिनिमम अमाउंट ड्यू। हमें सबको पता है कि स्टेटमेंट जनरेशन के बाद बैंक ऊपर दिखाता है स्टेटमेंट में कि मिनिमम अमाउंट ड्यू विच इज दिस मच। अब उसमें बैंक जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू तो ले लेता है हमसे, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे 2 से 4% पर मंथ के हिसाब से पैसे चार्ज करता है, हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये भी नहीं बताया जाता, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑलरेडी हमसे साइन करा लिया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स कोई नहीं पढ़ता हम में से। उसमें यह होता है लिखा हुआ कि आपका जो अगली आने वाली स्टेटमेंट है, जो आपकी नेक्स्ट बिलिंग साइकिल की पहली डेट होगी, उसमें आप फ्यूचर परचेज कुछ भी करेंगे उस स्टेटमेंट के अंदर, उसका पहले दिन से ही आपको वो 2 से 4% लगना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नहीं पता होता कि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के बाद भी आप कोई भी फ्यूचर परचेज कर रहे हैं, उस पर आपको एक इंटरेस्ट चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, तभी के तभी उसी दिन से ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत ही बड़ा एक परचेज आने वाला होता है, मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ एक आईफोन का, तो वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का एक फ़ोन होता है या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर हम में से सैलरी होती है किसी की 30,000, 40,000, 50,000, बहुत ही कम लोगों की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होती है। तो लेकिन फ़ोन तो यूज़ करना है, सब ने करना है। तो लोग क्या करते हैं, पूरा क्रेडिट कार्ड से परचेज करा लिया और उसके बाद उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना शुरू कर दिया, विच इज़ बैड, क्योंकि आप इस पे 24 से 48% पर एनम के हिसाब से दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा आप क्या करें कि ऑनलाइन वेबसाइट से बहुत तरीके के ऑफर्स आते हैं कि आप ईएमआई पे ले लीजिए या फिर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे भी ले लीजिए। तो बेटर होगा ना कि आप अगर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई भी नहीं है, तो उस पे जो चार्ज लगता है ईएमआई का, वो 12 से 18% के बीच में वेरी करता है। तो 24 से 48% से अच्छा 12 से 18% पे लीजिए, या फिर कई बार नो कॉस्ट ईएमआई भी आती है जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता, तो उसमें ईएमआई पे लीजिए। कौन सा बेटर होगा? ऑफ कोर्स
सिन नंबर 4 पे जाने से पहले क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो जरूर अभी के अभी लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं अब सीधा सिन नंबर 4 पे, जो कि है यूटिलाइजिंग फुल लिमिट। एक क्रेडिट कार्ड यूजर को फ्रीडम तो मिल गई है, क्रेडिट कार्ड मिल गया तो उसके पास पूरी फ्रीडम है। एक मैकबुक वैसे अभी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जहां एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया वहां तुम्हारे हाथ में एक मैकबुक आ गया। तो बहुत इजी है ये मैकबुक लेना क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन उसकी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट करना आपके क्रेडिट स्कोर को सीधा अफेक्ट करता है। इसमें आपको बैंक जो है क्रेडिट हंग्री घोषित कर देते हैं कि जहां आपने एक बड़ा क्रेडिट ले लिया बैंक से, दैट मीन्स उस पर एक विलफुल डिफॉल्ट हो सकता है। तो कभी भी ये ना करिए कि आप अपना एक बड़ा पोर्शन क्रेडिट लिमिट का आप इसको यूज कर लें। तो हमेशा से आप अपना एक बजट बना के चलिए। अब बजट बनाने का इसका तरीका क्या हुआ कि अपने 2-3 क्रेडिट कार्ड को अलग अलग स्वाइप कराइए। मान लीजिए 3 आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं और तीनों में आपकी 1-1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है। तो अगर आपका एक मैकबुक 1,50,000 रुपए का है तो तीनों क्रेडिट कार्ड्स में से आप 50,000 हजार डिडक्ट करवा के और इसकी लिमिट यूज करिए। लेकिन एक ही कार्ड से सीधा 1.5 लाख रुपए यूज कर लेना वो अच्छी बात नहीं है, जिससे आपका बैंक आपको समझेगा कि आप एक डिफॉल्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट एकदम यूज कर लिया। तो इसी के साथ हम चलते हैं सीधा सिन नंबर 5 पे, जो कि कहता है विड्रॉइंग कैश। बहुत सारे नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालो और खर्च करो, क्या जा रहा है, जैसे ही स्टेटमेंट बनेगी दे देंगे। लेकिन कुछ को यही नहीं पता होता कि उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो उस पर्टिकुलर डे से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप कैश निकलवाते हैं एटीएम से, जो वेरी करता है कार्ड टू कार्ड, बैंक टू बैंक पे 24 से 48% के बीच में होता है ये भी। अगर आप यहाँ एक SBI का आर्टिकल देखें अपने SBI की वेबसाइट पे, वो ये कहता है कि सबसे पहले तो उस पे जो चार्ज लगेगा ट्रांजैक्शन पे वो 2.5% और 500 रुपीज विच एवर इज हायर। तो ये तो एक ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया। अगर आपने मान लीजिए 1,000 रुपए निकलवाए हैं तो उस पे 500 रुपए तो आपको सिर्फ इसका ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा, प्लस 3.35% पर मंथ पे अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो आप खुद सोच लीजिए, आपने मान लीजिए एक छोटा सा अमाउंट 1,000 रुपए निकलवाया, उस पे 500 रुपए तो वो ट्रांजैक्शन फी आपका चला गया, प्लस 3.35% आपका 1,000 रुपए पे अलग से कैलकुलेट हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना एक बहुत ही कॉस्टली ऑप्शन है, जो कि आप बिल्कुल मत करिए अनटिल एंड अनलेस आपको एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है कि हाँ आपके पास और कोई सोर्स नहीं बचा कैश का और आपको कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कैश निकलवाइए और उसको छोटे छोटे अमाउंट में अलग अलग करके मत निकलवाइए। एक ही अमाउंट अगर चाहिए तो एक बार लीजिए, ताकि आपका जो एक फिक्स चार्ज है जो 500 रुपये या फिर 2.5% व्हाटएवर इज हायर वो लगेगा, वो एक ही बार लगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि कहता है स्पेंडिंग टू अर्न रिवॉर्ड्स। क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें ल्योर करती हैं ताकि हम ज़्यादा स्पेंड करें। कैसे? हमें पॉइंट्स ऑफर करके, हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स एक गिफ्ट की तरह देके कि आप अगर इतना स्पेंड करेंगे तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब आप मेरे ही केस में देख लीजिए कि मुझे SBI से नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आप इस सर्टेन डेट के बीच में अगर आप इतना स्पेंड करते हैं तो मुझे ये गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। और अगर आप उस पॉइंट्स को इकट्ठा करते रहते हैं हर साल दर साल, तो उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की भी वैल्यू कम होती है। मैं इसको अपने ही एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ कि अमेरिकन एक्सप्रेस के जो 24,000 पॉइंट्स पे पहले मुझे कैशबैक मिलता था वो था 10,000 रुपए का स्टेटमेंट क्रेडिट। अब आज अगर वो कैशबैक देखा जाए तो वो 9,000 रुपए का हो गया है। तो ये जो स्टेटमेंट क्रेडिट का जो ल्योर करके हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, उस रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी कम होती जा रही है साल दर साल। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स अपने पास आप ज़्यादा टाइम तो इकट्ठा कर मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, उसके बाद उसको आप रिडीम करा लीजिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं अब सिन नंबर 7 की तरफ, जो कि कहता है क्लोजिंग कार्ड्स रैंडमली। कुछ लोग अपने कार्ड्स बंद करा देते हैं क्योंकि उनको एनुअल चार्ज ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब आप मेरे ब्रदर के केस में देख लीजिए, उसको अपने एक क्रेडिट कार्ड का 3,000 रुपये एनुअल पे करना पड़ रहा है। उसमें उसको जो क्रेडिट लिमिट मिल रखी है वो 6.5 लाख की है और वो बहुत ही पुराना क्रेडिट कार्ड है। जितना पुराना क्रेडिट कार्ड होगा वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, और 6.5 लाख क्रेडिट लिमिट होना बहुत बड़ी बात है, जो कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बहुत कम मिलती है।
तो मैंने उसको एडवाइस किया कि वो 3,000 रुपये पे करता रहे। माना कि हाँ ये क्रेडिट लिमिट जो है ये बहुत ज़्यादा है और ये जो एनुअल फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई चीज़ें हमें सिर्फ अपना क्रेडिट स्कोर बचाने के लिए, बिल्डअप रखने के लिए, अपनी क्रेडिट रेपुटेशन अच्छी रखने के लिए ये हमें करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं तवज्जो देते, वो सीधा उसका कार्ड अकाउंट बंद करा देते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरा अननेसेसरी अमाउंट जा रहा है। उस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अमाउंट कैसे बचा सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के। अगर आप मिनिमम अमाउंट इतना स्पेंड करते हैं उस क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आपकी वो एनुअल फ़ी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये भी क्रेडिट कार्ड्स में ऑप्शंस मिलते हैं आपको। क्रेडिट कार्ड को बंद कराने का एक और भी नुकसान ये आता है कि आप उसकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन लूज कर देते हैं। वो कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, दोनों की लिमिट 50-50 हज़ार रुपये है। आपको एक खर्चा करना पड़ गया जिसका अमाउंट है 30,000 रुपये। तो अगर देखा जाए तो वो 50-50 हज़ार ऐड करके हो गया 1 लाख रुपए और उस पर आपने खर्चा कितना किया, 30,000 रुपये। तो आपकी यूटिलाइजेशन कितनी होगी, 30%। यही अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा और उसमें आपका यूटिलाइजेशन 30,000 रुपये की है तो वो 60% यूटिलाइजेशन हो गया, जो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट करेगा। अब वो क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट करेगा तो आपके फ्यूचर में अगर आपको कोई लोन चाहिए होगा तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर आपको एक नया क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा वो भी आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। तो अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स को या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड्स को बंद कराने से पहले 2 बार सोचिए कि हाँ ये बंद कराने की मुझे ज़रूरत है। जैसे कि मेरा एक अमेरिकन एक्सप्रेस का गोल्ड क्रेडिट कार्ड चल रहा है, चार्ज कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गोल्ड क्रेडिट कार्ड चल रहा है। उसका मेरे को एनुअल रेंट 0 आता है, कोई उसका चार्ज नहीं है, लेकिन उसको मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। उसकी मुझे लिमिट इन्होंने दी हुई है 1,90,000 रुपये की। तो वो मेरे को यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट कर रहा है मेरी, तो मेरे को उसको बंद कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको पड़े रहने दीजिए, जिससे आपका एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन तो एटलीस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है ना उसने। दोस्तों 7 सिन हो गए, लेकिन अब ये 8वां सिन आने से पहले आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। और 8वां सिन आने से पहले मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर आप लाइक बटन को नीचे दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मज़ा आ जाए। चलो चलते हैं सिन नंबर 8 की तरफ, जो कहता है नेवर अलाउ अ चार्ज ऑफ। अब ये चार्ज ऑफ और राइट ऑफ में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी लगती है मीनिंग के हिसाब से भी, लेकिन इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई चार्ज लग के आया आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में तो आपका कस्टमर केयर पे कॉल करके वो राइट ऑफ हो गया, मतलब हटा दिया गया। लेकिन चार्ज ऑफ इसका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग बैठता है। वो कैसे? चार्ज ऑफ का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लगातार 180 दिनों तक बिल्कुल नहीं की तो वो कार्ड अकाउंट आपका क्लोज करके कलेक्शन एजेंसी के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड अकाउंट हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ। तो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने लिए एक बैड डेट मान लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती। वो पूरी तरह आपसे अमाउंट रिकवर करेगी भी, तभी वो कलेक्शन एजेंसी को जाता है तो आपको वो नेगोशिएट करके अमाउंट, ये क्रेडिट कार्ड का अमाउंट भुगतान करके आपको क्लोज कर देते हैं इसका। लेकिन एक बार अगर ये क्रेडिट कार्ड अकाउंट कलेक्शन एजेंसी के पास पहुंच गया, मतलब कि चार्ज ऑफ हो गया, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली अगले कई सालों के अंदर आपको कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और कोई लोन भी नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का लोन। तो ये चार्ज ऑफ लगना सबसे बुरी बात है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के लिए। ये कैसे हो सकता है? इसका एक बहुत ही साधारण सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसको आप यूज़ ही नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसका बस एक एनुअल रेंट आपका आता है 500 रुपये प्लस GST। अब ये 500 रुपये प्लस GST आना भूल भी सकता है बंदा, या फिर जिसकी ईमेल आईडी गलत अपडेट हो या अपडेट ही ना हो। और आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में SMS तो लोग देखते ही नहीं है और बैंक्स आपको कॉन्टीन्यूसली आपको बार बार रिमाइंडर्स भेज रहे हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करिए, अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करिए, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 180 दिन बाद जब आपका ये केस कलेक्शन एजेंसी के पास पहुंच जाएगा, तब आपको कॉल आएगा कि हाँ आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग है और आपका ये टोटल अमाउंट 500 की वजह से आपको पे करना पड़ रहा है 3,000 रुपये। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ?
तो इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स जितने भी हैं उसमें चेक करिए कि अगर आपका एनुअल अमाउंट लग के आता है तो आप उसका टाइमली पेमेंट करिए, क्योंकि ये छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा बन सकता है और ये छोटे से अमाउंट की वजह से आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हो सकती है, जिसमें आपको फर्दर कभी लोन भी नहीं मिल पाएगा कई 5-7 सालों की तरह के बीच में, और प्लस आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही बुरी तरह से इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि गारंटीड आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा इस वीडियो में जो आपको नहीं पता होगा, चाहे आप बहुत ही पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर हो। तो आई एम श्योर कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मी बीइंग अ क्रेडिट कार्ड यूजर देखा जाए तो मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करी है, तो कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता थी ये वीडियो बनाने से पहले, ये रिसर्च करने से पहले। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज थी जो नहीं पता थी तो आप जरूर नीचे कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। तो इससे YouTube एल्गोरिदम को मेरी वीडियो सर्च करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।